नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमने वो दृश्य भी देखे हैं, आपने वो दृश्य देखे हैं, जब एक पुत्र ने अपने पिता के हाथ से माइक छीन लिया था। वो कुछ बोलना चाह रहे थे, पुत्र आया और लगभग चढ़ते हुए माइक छीन लिया और उसी पुत्र ने अपने पिता को अध्यक्ष पद से चलता भी कर दिया। वो कैसे चलता किया था ये भी सबको याद है, स्मृतियों में है सबकी। ऐसे कई खानदान हैं इस देश में जो संगठन पर वर्चस्व के लिए, कब्जे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हमारे सामने ऐसे उदाहरण भी हैं कि संगठन पर कब्जा बनाए रखने के चक्कर में दूसरों को आगे नहीं आने दिया गया, बढ़ने नहीं दिया गया, बोलने नहीं दिया गया। पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, और पार्टी का कबाड़ा हो गया, भट्टा बैठ गया। एक तरफ तो ये तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसके 12वें अध्यक्ष के रूप में नवीन जी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। केवल 45 साल के हैं, 5 बार के एमएलए रहे हैं, 2006 में पहली बार एमएलए बने थे, बिहार से आते हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई एज सच पहचान नहीं थी, कोई उनको जानता नहीं था। लेकिन संगठन के बहुत अनुशासित, बहुत ही परिश्रमी और समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उनकी कोई बैकग्राउंड एज सच नहीं है कि वो राजीव गांधी या सोनिया गांधी के बेटे हैं, ऐसा नहीं है, या मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, या लालू यादव के बेटे हैं, या देवीलाल के पोते हैं, ऐसी उनकी कोई पहचान नहीं है, या शरद पवार के भतीजे हैं, ऐसा कुछ उनके साथ नहीं है। एक बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से, और केवल चूंकि कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, पार्टी के ऊर्जा से भरे हुए हैं, विचार को प्रमुखता देते हैं, सिद्धांतों को प्रमुखता देते हैं, इसलिए वो अध्यक्ष बनाए गए। आज कुछ अद्भुत दृश्य और कुछ अद्भुत विचार देखने और सुनने को मिले हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जोड़ लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब को और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वीरेंद्र जी, महत्वपूर्ण ये भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। कई बार संस्कार और कई बार सिद्धांत और कुछ विचार बहुत महत्व रखते हैं, बहुत बड़े संदेश दे जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूल जाइए इस चीज को कि मैं पिछले 25 साल से हेड ऑफ द स्टेट हूं, 13-13.5 साल गुजरात का मुख्यमंत्री और करीब 11.5 साल से देश का प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि ये मेरी पहचान हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी पहचान है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। और जब मैं बीजेपी के संगठन की बात करता हूं और अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूं, तो आज जो अध्यक्ष बने हैं वो मेरे बॉस हैं और वो हम सबके बॉस हैं। और 2050 हमारी अब दृष्टि में है। हम 2025-50 की तैयारियों के लिए ये सब कायाकल्प कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये संकेत दिए हैं। तो हम किसी से किसी की तुलना ना भी करें तो भी इसमें बहुत कुछ सार छिपा हुआ है। नंबर 2, जब वहां से फारिग हुए और उनको कार्यभार संभलवाने के लिए उनके दफ्तर तक गए,
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा 4 कदम उनसे तेज चले और जिस कुर्सी पर उनको बैठाना था उस कुर्सी की पुस्त पकड़ करके खड़े हो गए। और जब नवीन बाबू वहां पर जाकर के बैठे तो प्रधानमंत्री के हाथ में तब तक गुलदस्ता आ चुका था, ताकि वो जैसे ही कार्यभार संभाले वैसे ही गुलदस्ता देकर के उनका मान और सम्मान किया जाए। ये संस्कार बहुत कुछ सिखाते हैं दूसरे दलों को खास तौर से। देखिए, तुलना तो आप ही ने शुरुआत नहीं कर दी समाजवादी पार्टी का से। अब आप बताइए, एक भारत में एक ऐसी पार्टी है जहां नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और उसके चुनाव के अवसर पर 4 पूर्व अध्यक्ष खड़े हुए हैं। राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं, नितिन गडकरी हैं, जेपी नड्डा हैं और कौन थे वो चौथे, मतलब 4 अध्यक्ष थे वहां पे। गडकरी जी थे, राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे और जेपी नड्डा थे। तो ये क्या कभी ऐसा अध्यक्ष आपने पिछले आजादी के 80 साल पूरे हो जाएंगे 2027 में, क्या कभी आपने देखा है किसी दल में ऐसा अध्यक्ष? क्या कभी नेहरू के जमाने में भी कभी ऐसा अध्यक्ष देखा है कांग्रेस में? इंदिरा जी के जमाने में जो पार्टी परिवार की पार्टी बन गई थी, ऐसा कभी देखा है आपने? कि और एक बात और याद करिए, पिछले वर्ष संसद के बजट सत्र में अखिलेश यादव ने कुछ कहा, कुछ एक व्यंग किया अमित शाह के ऊपर कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाती है। तो अमित शाह जी बोले कि मैं ये गारंटी कैसे कह सकता हूं कि आप अगले 25 साल तक अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 5 करोड़ लोगों से विचार विमर्श करना पड़ता है पूरे देश में, तब जाके हमारा अध्यक्ष बनता है। तो ये जो और आज का जो पूरा जो आयोजन था, वो पूरा जो घटनाक्रम आज जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम की जो कोरियोग्राफी हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर पिछले 11 साल से परिवारवाद और डायनेस्टी की पार्टियों पर लगातार जो हमलावर रहे हैं, आज उनको शर्मसार करने का दिन था। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। क्या कभी राहुल गांधी क्या कभी राहुल गांधी कह सकते हैं कि खड़गे मेरे बॉस हैं? हालांकि खड़गे पार्टी के निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या नाम है पूरा उनका, अरे क्या नाम भूल जाता हूं मैं, खड़गे साहब का। लेकिन खड़गे जी जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि ये निर्णय तो हाईकमान करेगा। तो आज जिस तरीके से आज बीजेपी ने जो ये दिखाया कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी में कैसे अध्यक्ष का चुनाव होता है और कैसे पावर ट्रांसफर होता है, कैसे नई जनरेशन को दिया जाता है, कैसे नई जनरेशन को अगली पीढ़ी की जो लीडरशिप है उसकी ग्रूमिंग की जाती है, ये सारी पार्टियों के लिए सबक है। लेकिन ये सारी पार्टियों के लिए सबक है, लेकिन जो उनका पॉलिटिकल मॉडल है वो चाह करके भी इस मॉडल को नहीं अपना सकती, क्योंकि उनके यहाँ जो पार्टी का जो शीर्ष पद है वो तो परिवार के नाम आरक्षित है। ये कांग्रेस इस मॉडल को नहीं अपना सकती, समाजवादी नहीं कर सकती, राष्ट्रीय जनता दल नहीं कर सकता, अकाली दल नहीं कर सकता, आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती, तमिलनाडु की डीएमके नहीं कर सकती। तो ये आज जो पीएम ने कहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पीएम ने जो कहा कि ये मेरे बॉस हैं, तो पीएम ने उनका कद बढ़ाया। तमाम लोगों के मन में ये बात रही होगी कि साहब अध्यक्ष बनने के लिए वो ज्यादा बेहतर उम्मीदवार थे, उनका ज्यादा बड़ा दावा था, बड़ा क्लेम था, उन्होंने ज्यादा पार्टी की सेवा की है। तो प्राइम मिनिस्टर ने सबको संदेश दे दिया कि भाई अब जो है ये हमारे बॉस हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन आदर्श और संस्कार वही रहते हैं। तो ये जो सब और अब जो है, और फिर उन्होंने ये भी याद दिलाया ये अमृत काल है पार्टी का 2022 से लेकर 2047 तक का। तो नितिन नवीन जो है अमृत काल में पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। और कुछ मैंने टिप्पणियां देखी है सोशल मीडिया में कि वो तो बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ के अश्व हैं, घोड़े हैं। तो उनकी वो बड़ी जिम्मेदारी है।
और इमीडिएटली जो जो तात्कालिक उनके सामने चुनौतियां जो जो मीडिया में कही जाएंगी और जो जो सामान्य व्यक्ति को दिख रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, केरल में चुनाव है, असम में चुनाव है, पुडुचेरी में चुनाव है, तो अभी तो खैर ये नहीं कह सकते कि इन चुनावों में पार्टी को क्या सफलता मिलती है। ये इसके आधार पर नितिन नवीन की जो लीडरशिप का आकलन किया जाएगा। लेकिन ये पूरी बीजेपी के लिए 3 राज्य चुनाव हैं। तीन राज्य जो हैं वो चुनौती है, बंगाल, तमिलनाडु और केरल। तो इन 3 राज्यों में बीजेपी से आपको मालूम है लगातार संघर्ष कर रही है। बीजेपी ने अपना अपना आधार बढ़ाया है तमिलनाडु में, बीजेपी का जन आधार बढ़ा है केरल में, उसका 2024 में एक सांसद भी निर्वाचित हुआ, तिरुवनंतपुरम में उसका मेयर निर्वाचित हुआ जो केरल की राजधानी है, और तमाम छोटे छोटे शहरों में नगर पालिकाओं में उसके काउंसलर, उसके मेंबर, सभासद निर्वाचित हुए हैं, तमाम ग्राम सभाओं में उसके उम्मीदवार जीते हैं। तो कुल मिलाकर के आज जो ये जो पूरा जो 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 आज का कार्यक्रम हुआ उसने भारत की राजनीति में, और जो अब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते आए हैं, और वास्तव में बीजेपी की परंपरा भी यही रही है कि वहां हमेशा जो जब नया अध्यक्ष आता है तो उसका निर्वाचन होता है, उसको 2 कार्यकाल मिलते हैं। बस केवल नई बात यह है कि ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड एज अ पार्टी प्रेसिडेंट, और 5 बार विधायक भी निर्वाचित हो चुके हैं। तो इनके सामने जिम्मेदारियां बहुत हैं। और अगर और ये जो है, ये जो जो उन्होंने कहा कि नितिन मेरे बॉस हैं, तो ये भी उसमें साफ उनको संदेश है कि आपको परफॉर्म करना होगा, आपको डिलीवर करना होगा। और इस चुनाव से एक संदेश बहुत अच्छा गया है, जो पिछले 11-12 साल से ये माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल 2 गुजरात के नेताओं की पार्टी बन के रह गई है, और केवल 2 ही नेता सब कुछ करते हैं। तो ये एक बड़े सामान्य व्यक्ति को सोचना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। क्या एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी 12 राज्यों में सरकार है और कम से कम 5 राज्यों में वो कोalition में सरकार में शामिल है, क्या इतनी बड़ी पार्टी के संगठन के सैकड़ों मामले जो रोज दिल्ली पहुंचते हैं, क्या उनको हैंड होल्डिंग के जरिए हल किया जा सकता है? क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास इतना समय है कि वो रोज 1 घंटा 2 घंटा देगा अपने पार्टी अध्यक्ष को? क्या देश के गृह मंत्री के पास इतना समय है कि वो रोज 1 घंटा देंगे नितिन नवीन को? तो यानी यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। आप जो है, अब आपको पद मिला है, आपको दायित्व मिला है, अब आप परिश्रम कीजिए और अपने व्यक्तित्व को उस अनुसार ढालिए, उसके अनुसार विकसित कीजिए और पार्टी का काम संभालिए। जैसा पार्टी का 2026 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के अगले अप्रैल में 46 साल पूरे हो जाएंगे, और भारतीय जनसंघ की जो उसका पूर्व अवतार है उसकी स्थापना के पूरे हो जाएंगे 75 साल, 75 ईयर्स। तो कुल मिलाकर के ये जो हुआ, जो आज का पूरा जो इवेंट था, वो सारी पार्टियों के लिए एक सबक है कि देखिए कि सत्ता में रहते हुए भी संगठन की प्रमुखता कैसे बनाई रखी जाती है, और संगठन की एक अपनी मर्यादा होती है, गरिमा होती है। सन 71-72 में जब कमलापत त्रिपाठी कांग्रेस के यूपी में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तो वो ये कहते थे कि यूपी में पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब सरकार की कांग्रेस है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इतने लंबे समय से 11-12 साल से केंद्र में सत्ता में है, यूपी में उसको 9 साल हो गए हैं, गुजरात में उसको जो है करीब जो है 30 साल से अधिक हो गए सत्ता में रहते हुए। लेकिन बीजेपी की सरकार अलग है, बीजेपी अलग है। अभी किसी भी राज्य में सरकार की बीजेपी नहीं हुई है, बीजेपी के संगठन का अपना सत्ता से स्वतंत्र अस्तित्व बना हुआ है। और ये जो मुझे सबसे जो आज बात महत्वपूर्ण लगी है, इट्स ए वेरी पावरफुल मैसेज अगेंस्ट डायनेस्टी पॉलिटिक्स। परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ ये बहुत बड़ा आज जो है, आज बीजेपी ने चोट की है, प्राइम मिनिस्टर ने चोट की है, और सबके लिए ये जो है आज वो भले पब्लिक मंच पे कुछ ना बोलें, लेकिन हर पार्टी के अंदर आज चर्चा हो रही होगी
कि ये जो बीजेपी ने आज देश के सामने मिसाल पेश की है, इसका हमें ये जो बीजेपी ने आज एक नया नैरेटिव गढ़ने का जो काम शुरू किया है, इसको कैसे काउंटर किया जाए। क्योंकि एक बात तो सभी मानते हैं, जो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अंदर से जानते हैं, उनको ये पता है कि परिवारवाद की राजनीति की वजह से ऐसे एक आदमी लाखों लोग होंगे राजनीति में जो सारी प्रतिभा क्षमता के बावजूद क्योंकि परिवार के नहीं थे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। और जितने लोग चापलूस थे, जो गणेश परिक्रमा करते थे और जिनमें कोई क्षमता नहीं थी, केवल चापलूसी से और दरबार के चलते वो बहुत आगे चले गए। आपको याद होगा, आज से 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमको 1 लाख लोग ऐसे युवा चुनने चाहिए जिनके परिवार का कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध ना रहा हो, जो फर्स्ट टाइम ऐसे जो पहली पीढ़ी के हों, जो किसी राजनीतिक दल के सदस्य बने और शामिल हों और आगे बढ़े। ये पीएम ने कहा था। अब इसके ऊपर कार्रवाई कितनी हुई, इसके बारे में हमारे पास कोई एम्पेरिकल डाटा नहीं है, क्योंकि अब ये एम्पेरिकल डाटा हमको पार्टी ही प्रोवाइड कर सकती है। हमारे पास उसको पता करने का कोई स्रोत नहीं है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, तो इसका मतलब इस पे काम हो रहा है। इस पे भी अब जिस तरीके से यंग चेहरा भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए राजस्थान के, एक बार के एमएलए और मिनिस्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए मध्य प्रदेश के, नायब सैनी बन गए हरियाणा के, 45 साल की उम्र में यूपी के मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो पुरानी परंपरा है, लगातार लीडरशिप को नई लीडरशिप को ग्रूम करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। अब जब मोदी जी पीएम बने, चीफ मिनिस्टर बने थे गुजरात के अक्टूबर 2001 में, तब उनकी उम्र भी तो 25 हार्डली 50 साल थी। राजनाथ सिंह जब पार्टी के अध्यक्ष बने थे तो उनकी उम्र 54 साल थी। तो बीजेपी में जो ये परंपरा चली आ रही है कि एक ही पद पे एक व्यक्ति लंबे समय तक जमा नहीं रहेगा, लगातार नए लोगों को आने का मौका दिया जाएगा, यंग ब्लड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि पार्टी के संगठन में, पार्टी की सोच में, पार्टी की छवि में एक जीवंतता और एक डायनामिज्म बना रहे। तो ये कितना बड़ा जरूरी है। और किसी भी डेमोक्रेटिक देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट है, वो होता है राजनीतिक दल। अगर राजनीतिक दल ही डायनेमिक नहीं होगा तो ये तो सत्ता में आएगा तो वो क्या करेगा। तो ये सबके लिए बहुत बड़ा सबक है, आज बहुत बड़ा संदेश है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है परिवार के आधार पे नहीं चल सकती, और संगठन में लगातार काम होता है। और जब संगठन जीवंत होता है तो वो समाज से भी लगातार संवाद करता है, समाज से उसकी पकड़ बनी रहती है। और फिर और ऐसे संगठन को ये पीके पांडे जो बिहार की जन स्वराज पार्टी के जो पहले कंपनी चलाते थे, और कंपनी चलाते चलाते वो जो है खुद नेता बन गए, पार्टी बना ली, और उनकी पार्टी आईपैक जो कलकत्ता में टीएमसी के लिए सारे डाटा इकट्ठा कर रही है। तो ये कंसल्टेंट के जरिए पार्टी चलाने वाला जो कल्चर शुरू हुआ है पिछले 20 साल में, तो यदि आप लगातार लीडरशिप को प्रमोट करेंगे, यंग युवा चेहरों को आगे लाएंगे, तो फिर आपका संगठन ही सारे काम करेगा, बूथ लेवल से लेकर के दिल्ली तक। आपको ये कंसल्टेंट नहीं चाहिए जो हाथ में आईफोन और आईपैड या लैपटॉप लिए बस के, और उनके पास हर बूथ का डाटा है। बूथ का डाटा अलग चीज होती है, इलेक्शन लड़ना, संगठन का काम करना, जनता से संवाद बनाना, जनता के बीच में रह के उन जैसा बन जाना, वो अलग चीज होती है। वो काम कंपनी नहीं कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा और नवीन ने क्या कहा, जरा सुन लेते हैं एक बार। मैं एक बार जोड़ दूं, राजनीति का जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है उसके ऊपर भी अटैक था आज। जी जी, बात पूरी कर लीजिए। जी जी जी, तो सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा और नए अध्यक्ष ने क्या कहा। कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है
मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। ये बात क्यों कहनी पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जरा इस पर भी आएंगे, लेकिन जरा नवीन जी को भी सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है। संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। राजनीति क्या है, इसकी बहुत कम शब्दों में उन्होंने व्याख्या कर दी कि वो सत्ता नहीं है, राजनीति साधना है, तपस्या है, सेवा है। लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं कि 5 साल में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कुछ राजनीतिक दलों और सरकारों की कि उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं लोग और फिर वापसी नहीं होने देते उनकी। भारतीय जनता पार्टी में तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ 30-30 साल से एक ही सरकार चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। कई राज्यों में 3-3 बार की सरकार है, 2 बार की सरकार कई राज्यों में है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम सबके अध्यक्ष हैं, ये क्यों कहना पड़ा उनको? दूसरे दलों के लिए एक संदेश वो अपनी जगह है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ आकुलाहट थी, कुछ ऐसी? बिल्कुल थी। उन्होंने जो है केवल ये बात कह करके नितिन नवीन का कद बढ़ाया है। और मुझे याद है जब 2014 में सरकार बनी थी, उसके बाद जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो अमित शाह 2014 के चुनाव के पहले ही दिल्ली आ गए थे और वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे। उस समय अरुण जेटली, जो बाद में वित्त मंत्री बने थे, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, वो अमित शाह को अमित कहते थे। और जब वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए तो उनको अरुण जेटली अध्यक्ष जी कहने लगे। तो उनको ये बात कही किसी ने, तो उन्होंने कहा कि भाई अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए पद का सम्मान है। तो ये बात जो कही है, और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इसी तरीके से कद बढ़ाने के लिए जेपी नड्डा के बारे में भी बीजेपी कार्यालय में इलेक्शन के बाद की बैठक में 2 साल पहले कह चुके हैं। तो पार्टी में अब ये किसी को भ्रम ना रहे प्रोटोकॉल में कि नितिन नवीन इज द बॉस, तो यू एंड एवरीबॉडी हैज टू फॉलो इन लाइन। पार्टी का अनुशासन ये है कि एक बार अगर और एक बात और भी है, जो बात कभी कांग्रेस के समझ में नहीं आएगी, जो संगठन पे आधारित जो पार्टी होती है, जो कार्डर बेस्ड पार्टी होती है, जैसे सीपीएम भी कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो कार्डर बेस्ड पार्टी में नेता का कद जो है वो पद से बड़ा हो जाता है, पद मिलने से। अब नितिन नवीन को कौन जानता था बिहार के बाहर, लेकिन नितिन नवीन को अब बीजेपी एक ऐसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है जो सत्ता में इस साल मई में 12 साल केंद्र में पूरे करने जा रही है। और एक बात यहाँ ये बता दूं मैं कि एज ए भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी भी 12 साल ही पीएम रहे हैं। वैसे तो उनको आजादी के पहले 4 सितंबर या 6 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, और तब उन्होंने हर मैजेस्टी क्वीन के प्रति आस्था और विश्वास और लॉयल्टी के आधार पर शपथ ली थी। भारत के इतिहास में इस बात को छुपाया जाता है
कि नेहरू जी 15 अगस्त 1947 को प्राइम मिनिस्टर बने थे, नेहरू जी 4 अगस्त 1946 को प्राइम मिनिस्टर बने थे, और वो 46 से लेके 52 तक बगैर निर्वाचन के वो पीएम रहे थे। वो नेशनल गवर्नमेंट थी। 1952 में पहला चुनाव हुआ था और 1964 मई में उनका देहांत हो गया था। वो 12 साल ही निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर थे। तो 12 साल से भारत में एक पार्टी का निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर है, और उस पार्टी का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अपॉइंट हो रहा है। तो ऐसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से ही उस व्यक्ति का कद बड़ा हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और अब आप बताइए, वो जो जे कृष्णमूर्ति भी अध्यक्ष बने थे बीजेपी के, बंगारू लक्ष्मण भी बने थे। वो हालांकि उनको जाना पड़ा, लेकिन बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी में कोई भी नेता हो और किसी पद पे हो, अगर वो शीर्ष पद पे आ जाता है तो वो थोड़े समय में स्वयं बड़ा नेता बन जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है, और निश्चित रूप से ये बहुतों के लिए एक सीखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी रातों रात यहाँ नहीं पहुंची है। 1984 में केवल 2 सांसद चुन करके आए थे, और वो शायद इसलिए भी क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक सहानुभूति लहर मिली थी राजीव गांधी को, और कांग्रेस पार्टी को 404 सीटें मिल गई थी। पंजाब में बाद में चुनाव हुए, 10 सीटें वहां से मिल गई, तो 414 सीटें मिल गई। और उसके बाद की यात्रा अगर आप भारतीय जनता पार्टी की देखें, अलग अलग पड़ाव, उसमें विवादित ढांचे के ध्वस्तीकरण, उससे पहले मंडल कमंडल का विवाद, सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की अडवाणी जी की रथ यात्रा, जिसके सारथी उस समय नरेंद्र मोदी बने थे, जिसको समस्तीपुर में रोक करके लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद भी जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो अपनी सरकार का बहुमत साबित नहीं कर पाए, केवल 13 दिन में वो सरकार गिर गई। उसके बाद जब फिर से बने तो 13 महीने चली उनकी सरकार, और फिर वो 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने 2004 के लिए। लेकिन 2014 से जो क्रम शुरू हुआ है, और मजबूत क्रम शुरू हुआ है, उसकी आधारशिला कोई स्वीकार करे ना करे, लेकिन इन 2 गुजरातियों ने ही रखी। अगर महासचिव प्रभारी का दायित्व उत्तर प्रदेश का अमित शाह को नहीं सौंपा जाता 2013-14 में, तो जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की और 80 में से 72 सीटें जीतने में कामयाब हुए, उसी की वजह से 282 सीटें बीजेपी को मिली। तो गाली देना आसान है, किसी की आलोचना करना, उन्होंने कब्जा कर लिया है, ये हो गया है, वो हो गया, लेकिन जो दिन रात की मेहनत है वो दिखाई देती है। और इन्होंने अब एक ऐसा बेस तैयार कर लिया है, पार्टी के कार्यकर्ता तैयार कर लिए हैं, जो दिन रात उनकी तरह खपने को तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मेरे विचार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे 1984 में जब चुनाव हुआ था तब बीजेपी के 2 एमपी आए थे। तब राजीव गांधी बीजेपी को वेस्पा स्कूटर पार्टी कहते थे कि बस 2 एमपी हैं, लेकिन राजीव गांधी उस समय बात भूल गए थे कि बीजेपी बनी है अप्रैल 1980 में। उसके पहले इमरजेंसी हटने के बाद सारे समाजवादी दल और लोक दल और भारतीय जनसंघ का विलय हो गया था, और उससे जनता पार्टी बनी थी। तो उस जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ घटक के 98 एमपी थे, और उसके 3 चीफ मिनिस्टर बने थे। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश में वीरेंद्र सकलेचा, और वीरभद्र सिंह बने थे वहां, शांता कुमार बने थे हिमाचल प्रदेश में। तो बीजेपी 1977 में भी बड़ी पार्टी थी। वो तो इंदिरा गांधी की हत्या से बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड परिस्थितियां पैदा हो गई थी। यूपी में चंद्रशेखर बहुगुणा जैसे नेता चुनाव हार गए थे, ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। वो अलग ही माहौल था उस समय। तो और अटल बिहारी वाजपेयी 1956 से लगातार सांसद रहे। हाँ, तो 84 तो तुलना नहीं की जा सकती। तो और बीजेपी ने लगातार बढ़त बनाई है, और अब तो मुझे लगता है
बीजेपी को रोकना असंभव इसलिए है, भारत की राजनीति में जो राष्ट्रवादी मध्य मार्गी जो पॉलिटिकल स्पेस है वो अब बीजेपी ने कांग्रेस से पूरी तरीके से छीन ली है। अब कांग्रेस पूरी तरीके से अर्बन नक्सल पार्टी बन चुकी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कांग्रेस को यह आगाह भी किया है कि आज की जो कांग्रेस है वो माओवादी मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है। और लेकिन कांग्रेस के इतने एक्सट्रीम राह पे चले जाने के बावजूद मुसलमानों ने महाराष्ट्र के नगर निकाय के चुनाव में ओवैसी के साथ जाना ज्यादा बेहतर समझा, इंस्टेड ऑफ ऐसी पार्टियां जो उनको निजामे मुस्तफा का वादा करती हैं और जो उनसे बड़ी मुसलमान होने का दावा करती हैं। समाजवादी पार्टी को एक सीट नहीं मिली बंबई के नगर निगम के चुनाव में। तो अब बीजेपी की राह से बहुत आसान हो गई है और आज तक बीजेपी ने ये नहीं कहा है कि वो किसी वर्ग, जाति, मजहब, धर्म के खिलाफ है। सबका स्वागत है। आपको याद होगा आज से 3 साल पहले पीएम ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में कहा था कि हमें पसमानदा समाज मुसलमानों के पसमानदा समाज के बीच में जाना चाहिए, अपनी पार्टी के बारे में, अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में, पार्टी के कार्यक्रम के बारे में, विचारधारा के बारे में उनको बताना चाहिए। और बीजेपी का ये आउटरीच प्रोग्राम आज भी चल रहा है। वो अलग बात है कि मुसलमानों का सपोर्ट बीजेपी को नहीं मिल रहा है, लेकिन मुसलमानों का खिलाफ बीजेपी को केवल इसलिए माना जाता है कि वो काशी, मथुरा, अयोध्या और संभल का हरिहर नाथ मंदिर जिसको तोड़ करके जामा मस्जिद बनाई गई है, तो वो जब हम अपनी विरासत पे अपना दावा ठोकते हैं तब ये माहौल बनता है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है। अरे भाई, आपने जो तुर्क, जो आदमखोर हमलावर थे, उनको भारतीय मुसलमानों से जोड़ा क्यों? ये पाप तो नेहरू जी और आपके वामपंथी कम्युनिस्ट इतिहासकार कर गए हैं ना। हमारे पूर्वज तुर्क नहीं हो सकते, यानी जिनको भारत में मुगल कहा जाता है। तो ये इतिहास में जो आपने एनोमली पैदा की है और अब वो समस्या को दूर किया जा रहा है। नेहरू से लेके अब तक जो इतिहास है वो बाएं हाथ से लिखा गया था, अब इतिहास दाहिने हाथ से लिखा जा रहा है। तो चीजें ठीक होंगी, इसमें समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी ने बीएनपी में 2 सीटें जीती हैं साहब। अरे सर, ये 2 जीत ली होंगी। जी हाँ, लेकिन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन तो आम आदमी पार्टी का रहा है। सभी क्षेत्रों में उसको 414 के आसपास वोट मिले हैं पूरी मुंबई में। 500 वोट भी नहीं मिले। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत अच्छी बात है। आज आम आदमी पार्टी ने शंकराचार्य जी जो अभिमुक्तेश्वरानंद को जो उनके काफिले को रोका गया था, उसको लेकर के बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया है उन्होंने आज अमेठी में, सुल्तानपुर में। वो कहा ये ब्राह्मणों का अपमान हमारी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। अब यूपी में आम आदमी पार्टी ब्राह्मणों के सम्मान के लड़ रही है। आप आम आदमी पार्टी मजाक मत बनाइए। सोच लीजिए, आप यूपी में आम आदमी पार्टी ब्राह्मणों के लिए लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।